आपने कोई चीज़ शुरू करी ना तो आप ये सोच के चलिए ये मुझे सिखाएगी। 1 साल 1.5 साल में समझ आया यार ये चीज़ नहीं चलती, जो मैंने नहीं सोची थी ना ये चल सकती है, चेंज कर लो, फ्लेक्सिबल हो। आज की जनरेशन कहती है पहले पैसा लेके आएंगे फिर बिजनेस करेंगे। मैं बोलता हूँ अगर पैसा भी आ गया तो कर क्या लेगा। मेरा पहला बिजनेस भी ऐसा था जहाँ मुझे पता नहीं था पैसा कहाँ से आएगा। दूसरी बार तो मैं बिल्कुल ही खड्डे में गिर गया, कोई मुझे 2 रुपये भी ना उधार दे, लेकिन वहाँ पे भी कहीं ना कहीं से मैं पैसा ले आया। कोई भी मुझे जो जानता है, थोड़ा सा भी जानता है, वो कहेगा यार ये बंदा पागल है। और मुझे बुरा नहीं लगता कि मैं हूँ ही ऐसा कि मैं किसी चीज़ में घुस जाऊँगा फिर मेरे को कोई दूसरी चीज़ दिखती नहीं। If there is a biography written on you, what would you title that autobiography? मुझे लग रहा है मेरे बारे में लिखा जाना चाहिए मिस्ट्री मैन। Hi everyone, welcome back to the next episode of my podcast, Marketing Masala Marke. My name is Ratish and I'm the founder of the Kite Flyers. Today in the house we have a very special guest, somebody who has truly stood the test of time, who has seen the highs and the lows of the entrepreneurial journey, and who's somebody who's still ready to take on the world with that big smile. He's somebody who's known as the Inverter Man of India, the founder of Sucam Batteries. Please join me in welcoming Mr. Kunwar Sachdev. Welcome, sir. Thank you so much for taking out time. It's an absolute honor and pleasure to have you with us. The world knows what you have done as an individual. But before that, आप जब शुरू हुए तो आपने क्या किया and how did it all happen? So thank you Ratish for calling me for this podcast. मेरा बचपन जैसे किसी नॉर्मल बचपन होता है, लोअर मिडिल क्लास में। मुझे लगता है कि सब कुछ अच्छा ही था, जैसे बच्चे पलते हैं वैसे ही मैं पला। अब अगर मैं जब बैकवर्ड में जाके देखता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद मेरे में एक चीज़ थी जो अब मैंने नोटिस करनी शुरू करी है कि मैं थोड़ा धुन का पक्का था और ज़िद्दी था। मतलब फादर ने कोई चीज़ ऐसी बोली तो मुझे उसका उल्टा ही करना था। बाद में पता लगती है कि एक्चुअली जब आपकी ज़िंदगी काफ़ी निकल जाती है तो आपको पता लगता है आपने क्या गलतियाँ करी हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी परसिवरेंस लाइफ में बहुत स्ट्रांग रही। मैंने कोई भी चीज़ सोची तो मैं उसके पीछे पड़ गया हाथ धो के। और वो बचपन में भी ये मेरी आदत थी, आज भी मेरी ये आदत है। तो मुझे लगता है कि मेरा बचपन अगर देखा जाए तो थोड़ा अड़ियल टाइप था कि मैंने जो सोचा, चाहे मैं किसी को बताता नहीं था कि मुझे क्या करना है, लेकिन मैं उसके पीछे पड़ा रहता था कि भाई मुझे ये करना है। और मुझे कोई चीज़ चाहिए थी तो मैं उसके बारे में सोचता रहता था कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे चीज़ चाहिए, मुझे लेनी है। और पढ़ाई जो एज़ फार एज एकेडमिक्स आर कंसर्न तो मेरे को लगता है मेरे पढ़ाई में कभी कोई खास इंटरेस्ट नहीं पैदा हुआ। बल्कि मुझे लगता है मैं स्कूल कॉलेज के बाद निकल के जो मैंने जितनी मैंने पढ़ाई तब करी है उतनी मैंने स्कूल कॉलेज में कभी नहीं करी। अच्छा। कभी किसी ज़माने में मुझे हिस्ट्री बड़ी बेकार सब्जेक्ट लगती थी, मैं कहा हिस्ट्री क्यों पढ़ें भाई। और आज मेरे हाथ में कोई हिस्ट्री की बुक आ जाए तो मैं चार्ट डालता हूँ। रट्टे मारने नहीं थे, समझना थी। पर हाँ ठीक नंबरों से पास होते गए। तो सर आपका बैकग्राउंड ग्रेजुएशन किस उसमें थी? तो मैंने मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल में ग्रेजुएशन करी। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने इवनिंग में लॉ किया जी। फिर मैंने FMS में एडमिशन लिया पार्ट टाइम में। तो मैं पूरा कर नहीं पाया, 2 साल पूरा कर पाया वहाँ पे। पर 2 साल में मेरे को काफ़ी अच्छी मैनेजमेंट की नॉलेज आ गई। वंडरफुल। आपको इन्वर्टर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और आपने यू बीन रिकग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट एंड मेनी अदर बॉडीज अराउंड द सेम। सो टेल अस अबाउट योर जर्नी ऑफ बिल्डिंग सुकैम। सो मुझे लगता है कि मेरी जो पूरी ज़िंदगी है वो एक ना स्टोरी है। मतलब जो मैंने सोची नहीं थी जी, लेकिन वो होती चली गई। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं आ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स का मुझे नहीं आता, ना मैंने कोई स्टडी करी इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, ना मेरे को इलेक्ट्रॉनिक का कुछ आता है। हमारी कुछ फैमिली कुछ सिचुएशन इतनी स्ट्रांग नहीं थी। फादर वाज इन रेलवेज तो वो बिज़नेस करते रहते थे, तो पैसे की थोड़ी चैलेंज ही रहती थी। तो मैंने बहुत अर्ली स्टेज में अपने ब्रदर के साथ काम करना शुरू किया था पेंस का। मैंने ठीक ठाक काम खड़ा कर लिया, दुकान बना ली, गाड़ी खरीद ली और उस टाइम का जो एक अच्छा वो होता है माहौल हमने कर लिया। उसके बाद मैं चाहता था मैं फैक्ट्री खड़ी करूँ और सुकैम ब्रांड के पेन बनाऊँ। अच्छा। तो मेरे ब्रदर और मेरे फादर को लगा यार इतने साल तो लग गए सेटल होने में, ये करने में भी यार ये रिस्क नहीं लेना। मैं पक्का था, मैं नहीं आता, मैन्युफैक्चरिंग करनी है। ज़िद्दी। एंड फिर मैंने एक ऐसी मतलब कोई दोस्त था, उसने कहा जॉब करेगा। मैंने कहा यार कम से कम घर से तो निकलूँगा। तो मैंने उसके साथ जाके काम करना शुरू किया। सेल्स की जॉब थी। अच्छा। वो इलेक्ट्रॉनिक्स में केबल टीवी बिजनेस था। सामा हमने इसमें इंटरेस्ट ले लिया। 1.5 साल काम किया होगा, 2 साल भी पूरे नहीं करे और फिर अपनी दुकान खोल ली। अच्छा। केबल टीवी में हमने इलेक्ट्रॉनिक्स के पहले इंस्टॉलेशंस वगैरह सीखी, फिर उसके बाद मैंने उसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी। ब्रांड यही चलाया सुकैम। सर सुकैम स्टैंड्स फॉर व्हाट? नाम ऐसे कैसे ये आया? सुकैम ऐसे ही है, जैसे मैं कॉलेज में था तो कॉलेज में जैसे सबके कुछ
कोई ना कोई चक्कर चल जाते हैं। हमारा भी एक चक्कर चल गया, तो ऑब्वियसली वो लड़की का नाम था, फिर मेरा नाम था, फिर हमने अपने बच्चों के नाम सोच लिए। अच्छा। ऐसे करके हमने एक ब्रांड बनाया। एक्चुअली था तो सुकैन, SUKN। उस टाइम आर्टिस्ट होते थे, उस टाइम कंप्यूटर्स तो होते नहीं थे। तो उस आर्टिस्ट को दिया, भाई तो लिख के लिया। उस टाइम मुझे याद है उसने 250 रुपये मांगे, तो लिख के लिया। वो सुकैन को सुकैम लिख के आया। अच्छा। मैंने कहा यार अब इसके और 250 रुपये लगेंगे, छोड़ यार तू सुकैम ही रहने दे। अच्छा। उस टाइम पे 250 रुपये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मतलब आई एम टॉकिंग ऑफ 88। अच्छा। तो मैं सुकैम ब्रांड रख दिया। कमिंग बैक टू द केबल टीवी इंस्टॉलेशन। हाँ जी सर। सो केबल टीवी का बिजनेस भी बड़े मुश्किल से सीखा, क्योंकि मैं टेक्निकल था नहीं, और जो लोग टेक्निकल थे मेरा बड़ा बेवकूफ़ बनाते थे। पर मैं उनके साथ लगा रहता था। जब भी कुछ होता था तो मैं खुद साइड पे जा रहा हूँ, उनके साथ काम कर रहा हूँ। करते 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 फिर R&D शुरू करी, टेस्टिंग इक्विपमेंट लिए, फिर मैं उनके साथ लगा रहा, सीखता रहा। और लोग मुझे ऑब्वियसली समझाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको पता था अगर इसको समझ आ जाएगी तो फिर ये तो हमारे को। पर धीरे धीरे क्या हुआ, मैं पढ़ता चला गया, मैं सीखता चला गया चीज़ें, और मुझे खुद नहीं पता लगा कि मैं कब टेक्निकल हो गया। इतना टेक्निकल हो गया कि मैंने सोचना शुरू कर दिया मुझे प्रोडक्ट क्या बनाने हैं। और मुझे फिर बाद में समझ आया कि जो टेक्निकल लोग होते हैं ना, वो कुछ नया सोचना बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए। वो पहले से सीख के आए होते हैं ये चीज़ E=MC²। तो उनके लिए कुछ नया सोचना करना थोड़ा चैलेंजिंग है। हमारे लिए तो बड़ा आसान है, हमें कुछ आता ही नहीं। हम कहेंगे ये चीज़ बनानी है, वो कहेगा बन नहीं सकती, हम कहेंगे क्यों नहीं बन सकती। तो मुझे लगा कि पहले तो मुझे लगता था ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि आई एम नॉट टेक्निकल। फिर बाद में रियलाइज़ किया नहीं यार, ये तो बहुत बड़ा बोन है कि हमें पता ही नहीं क्या बन सकता क्या नहीं बन सकता। और हमने लोगों को बोला ये बनाना है, उन्होंने कहा नहीं बनेगा, ये वो कहानीबाजी शुरू करी, हम पीछे पड़े रहे। हमने कहा तू नहीं बनेगा तो कोई और बनाएगा। फिर मेरी भी नॉलेज बहुत अच्छी होगी, क्योंकि मैंने एक प्रोडक्ट बनाया तो मुझे पता था इसमें क्या चेंजेस चाहिए। और हमारी इंडस्ट्री में लोग बोलते हैं ना फीडबैक लो, फीडबैक लो। हमारी इंडस्ट्री में फीडबैक का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो प्रोडक्ट यूज़ करता है उसको पता ही नहीं इस प्रोडक्ट में क्या है, इसका क्या क्या हो सकता है। राइट। तो हमेशा मेरा दिमाग चला कि यार इसमें ये डाल देते हैं, ये डाल देते हैं। मुझे पता था हमने ये अचीव कर लिया, ये और हो सकता है, ये और हो सकता है, ये और हो सकता है। तो आई केप्ट ऑन इम्प्रूविंग द प्रोडक्ट। और मैं कभी भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, मतलब मुझे लगा कि ये चीज़ और होनी चाहिए। राइट। तो उससे क्या है, मेरी लाइफ भी बहुत अच्छी रही, कंटिन्यूटी बनी रही लाइफ में। ये करना है, ये करना है, ये करना है, कभी दिमाग इधर उधर गया ही नहीं। सर आपने पहला प्रोडक्ट कौन सा बनाया? सो पहला मैंने जो प्रोडक्ट बनाया था केबल टीवी में छोड़ देते हैं। वैसे केबल टीवी के बाद अगर इन्वर्टर में देखते हैं तो एक हमने एक मॉसफेट बेस्ड इन्वर्टर बनाया था, जो उस टाइम किसी ने नहीं बनाया, सब ट्रांजिस्टर बेस पे चल रहे थे। और कैलकाटा के इन्वर्टर्स थे, जो कैलकाटा से किट आती थी, सब लोग वही बनाते थे। ओके। और एक टाइम ऐसा आया जो वो कैलकाटा वाले जो बेचते थे इन्वर्टर, वो सब मेरे डिस्ट्रीब्यूटर बने। अच्छा। पहला प्रोसेसर मैंने लगाया। इंडस्ट्री में इन्वर्टर में कोई सोच नहीं सकता था प्रोसेसर भी लगेगा। साइन वेव मैंने बनाया, मतलब मेरी टीम थी। मेरे साथ किसी भी टीम ने ऐसा काम नहीं किया होगा जिससे मेरा झगड़ा ना रहा हो। मेरा लगता है कि मेरा कंटिन्यूसली उनसे झगड़ा रहा कि ये करना है, और उन्होंने कहा ये हो नहीं सकता, इसका ये प्रॉब्लम, उसका वो प्रॉब्लम, बट मैं नहीं बदला। मैं उनको धीरे 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 इम्प्रूव करता चला गया। तो सर केबल टीवी से इन्वर्टर का जो स्विच था, जो आपको लगा कि यार अब मैं इधर जाऊँ, तो वो हाउ डिड दैट हैपन? केबल टीवी में मेरा अच्छा सेटअप था, मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप था, तो मुझे मैन्युफैक्चरिंग समझ आ चुकी थी, पीसीबी क्या होता है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, टेस्टिंग क्या होती है। और जब मैं इन्वर्टर फील्ड में आया तो मैंने देखा यार यहाँ तो बहुत ही गलत तरह के पीसीबी हैं, पीसीबी के ना के बराबर है, गंदे से पीसीबी हैं, गंदी सी तारें लगी हुई हैं, कोई सिस्टम नहीं है, जिसे कहते हैं ना डिफाइंड मैन्युफैक्चरिंग, ऐसी नहीं थी। जैसे आप टीवी में देखते हैं या कंप्यूटर में देखते हैं तो आपने कनेक्टर निकाले और बोर्ड निकाल लिया। राइट। ऐसा इन्वर्टर था ही नहीं, बड़ा गंदे तरह का इन्वर्टर था। तो मैंने पीसीबी को ढंग से पीसीबी बनाया, उस पर टेक्नोलॉजी बनाई, और फिर उसमें मैंने काम किया। और हाँ, जहाँ तक आपका स्विचिंग का सवाल है, तो बिज़नेस को कैसे स्विच किया, तो मेरा केबल टीवी का बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा था। 51 लोग थे, और मेरे ख्याल से 2.5-3 करोड़ रुपए की टर्नओवर थी उस समय। जब मैंने पहले इन्वर्टर बनाया तो पहले इन्वर्टर में 2 साल तो ऐसे लग गए बना के, चला के, दोस्तों यारों के यहाँ, लोगों के यहाँ चला के टेस्ट करने में निकल गए, क्योंकि पहले इन्वर्टर तो चला ही नहीं। गया 1 महीने में वापस, 3 महीने में वापस, 6 महीने में वापस, उसको स्टेबलाइज करने में मेरे 2 साल लग गए। तब तक मेरा ये बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा था। तो जिस दिन वो चलने लग गया, मुझे पता लग गया यार ये तो 80% ठीक है टेक्नोलॉजी, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी थी। करेक्ट। उसके बाद फिर मैंने वो बिज़नेस बंद कर दिया, एकदम बंद कर दिया, स्विच हो गया, एकदम बंद कर दिया। तो लोगों ने मुझे कहा चलता हुआ बिज़नेस है यार, क्या कर रहा है, इतना बड़ा रिस्क ले रहा है, क्योंकि मैं देख चुका था बाजार में कोई इन्वर्टर वाला है नहीं। जैसे मेरी टेक्नोलॉजी ठीक हुई तो मैंने उस पर काम करना शुरू कर दिया। आपने इन्वर्टर को बनाना शुरू किया, देन हाउ डिड द होल जर्नी ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन एंड ऑल ऑफ दैट, वो कैसे हुआ? आज बताना है तो ठीक है, लेकिन वैसे देखो तो जिसके साथ भी कुछ होता है तो वो होता है। कभी एम्प्लॉयज़ नहीं ढंग के हैं, या कभी किसी को लिया, उनकी ट्रेनिंग्स नहीं हो रही हैं, मतलब कोई ना कोई ये
चैलेंज था तो ये सॉल्व किया तो कुछ और प्रॉब्लम आ गई। फिर इंटरनेशनल में बिजनेस चालू करा। इंटरनेशनल में कोई बिजनेस नहीं था, कोई भी इन्वर्टर नहीं किसी ने बेचा था आज तक। अच्छा। मैं पहला था इंसान जिसने जाके बाहर इन्वर्टर बेचे। पहले श्रीलंका से शुरू किया, फिर हमने नाइजीरिया शुरू किया, लोगों को कन्विंस करना ये प्रोडक्ट है। पर लाइफ ना चलती गई, मतलब मुझे नहीं पता लगा कैसे लाइफ गुजरी है। मतलब यहाँ से ट्रैवल कर रहा हूँ, वहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ, ये करना है, ब्रांडिंग कैसे करनी है, ये ब्रांड ऐसे खड़े करते हैं, चलो ब्रांड ऐसे करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो जर्नी जो थी वो इतनी फास्ट थी कि मुझे पता ही नहीं लगा कि मेरी उम्र निकल गई और वो मैं करता ही रहा। मुझे ऐसा नहीं लगा कि भाई मैंने कुछ किया है, क्योंकि मेरे को तो रोज आज ये प्रॉब्लम है तो कल वो वाली चैलेंज सॉल्व करना है और फिर ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, फिर ये चीज़ खड़ी करनी है, तो यहाँ से एम्प्लॉयज़ लाने हैं, एम्प्लॉयज़ को ट्रेन, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में ना तो लोग थे, राइट, ना कोई सेल्स के थे, ना सर्विस के थे, ना कोई मैन्युफैक्चरिंग के थे, ना कोई R&D के थे। राइट। तो सब तरह के लोगों को उठा के लाना, उनको ट्रेन करना, सिखाना, फिर कुछ उसमें से फट से निकल जाते थे। मतलब कोई ना कोई वो मेरी भी लर्निंग बनती गई, चैलेंज बनता गया, क्योंकि ऐसी कोई स्टेबल इंडस्ट्री तो थी नहीं जिससे मैं उठा के लोग ले आता। तो मुझे भी बहुत एक्सपीरियंस आया, लोगों को कैसे हैंडल करते हैं, लोगों की मेंटालिटी कैसे होती है, और कैसे उनको, पहले तो मैं बहुत रॉ था लोगों के साथ, फिर मैं धीरे धीरे इंप्रूव होता चला गया। एंड आई थिंक इट्स अ बिग लर्निंग फॉर मी, हाउ टू हैंडल पीपल, हाउ टू हैंडल सेल्स, हाउ टू हैंडल स्पेशल मैनेजमेंट, कि लोगों को मैनेजमेंट में कैसे हैंडल किया जाता है। आप इंटरनेशनल भी गए, आपने केबल टीवी से इसमें मूव हुए, पहला प्रोडक्ट बनाया, उसको टाइम लगा स्टेबलाइज होने में, फिर एंड देन यू काइंड ऑफ इन्वेस्टेड, इफ आई वुड से, इन R&D। आपने टाइम एंड अगेन कुछ बनाते रहे, कमिंग फ्रॉम अ बाय एजुकेशन नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड। अगर आप अपनी जो एक ग्रोथ जर्नी है विच वाज स्प्रेड अक्रॉस ऑलमोस्ट 2 decades, क्लोज टू दैट, व्हाट वाज द अगर आप आज रिफ्लेक्ट करते हो, आप बोलो कि यार ये वाली जब मैंने चीज़ करी थी ना, तो आई हैड अ वेरी डिफरेंट हाई, आई मीन एवरी स्टेप वाज अ हाई, बट दिस वाज लाइक रियली देयर। सो ऐसा कुछ था? देखिए, पहले तो मेरे 2 डिकेड नहीं है, 4 डिकेड हो गए हैं। 4 decades, सॉरी यार। ठीक है जी। तो 4 डिकेड बहुत होते हैं लाइफ के, और मैं हमेशा ही हाई में रहा। मुझे ये चीज़ बनानी है तो मुझे उसके सिवा कभी कुछ दिखाई नहीं, और जो चीज़ अचीव हो गई उसको मैंने छोड़ दिया, और वो मेरी स्ट्रेंथ भी थी और मेरी वीकनेस भी थी, क्योंकि जो मैं कर डालता था, मैं किसी को देता था तो वो उसको चला ही नहीं पाता था। अच्छा। कहीं ना कहीं वो फेल होने लगता था, फिर मुझे वापस जाके कुछ ना कुछ करना पड़ता था। मुझे लगता है कि मैं हमेशा से हाई में रहा, अभी भी मैं हाई में रहता हूँ, और मुझे अब ये समझ आया कि मैं हाई मुझे किससे मिलता है, तो मुझे हाई मिलता है टेक्नोलॉजी से, कुछ नया डेवलप करके। अगर मैं कुछ पढ़ लेता हूँ नया और मैं कुछ नया सीख लेता हूँ, उसमें मुझे हाई मिलता है। मुझे बहुत सालों बाद ये समझ आया कि मुझे हाई किस में मिलता है। अच्छा। तो अब मुझे बड़ा अच्छा क्लैरिटी से आने लग गया कि भाई मुझे हाई तब मिलता है जब मैं कुछ नई चीज़ सीखता हूँ, नई चीज़ पढ़ता हूँ, या नई कोई टेक्नोलॉजी के बारे में समझता हूँ, उसको वैलिडेशन कर लेता हूँ, तो मुझे उसमें हाई मिलता है। कभी कभार लो में भी चला जाता हूँ, वो हम सबके साथ होता है, एब्सोल्युटली, बट ज़्यादातर मैं टाइम हाई में रहता हूँ। तो मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे को ये किया तो हाई मिला, या ये किया तो हाई मिला। मुझे लगता है मैं कल भी हाई में था, मेरे को कल कोई चीज़ ऐसी पड़ी और फिर मैंने उसके बारे में रात मेरे कोई काफ़ी टाइम लग गया उसको ढूंढने ढांढने में, उसके फिर बेसिक चीज़ें समझी करी, तो रात को मेरे ख्याल 1 बजे के आसपास सोया हूँगा, मैं हाई में था। सो आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात अभी बोली व्हाइल यू वर स्पीकिंग, दैट आपने कोई चीज़ करी और करके आपने किसी और को दे दी क्योंकि आप आगे बढ़ गए, इत्तेफाकन वो चलती नहीं थी उतने अच्छे से, फिर आपको वापस आना पड़ता था। तो ऐसा कहा जाता है कि सक्सेशन प्लान कहते हैं उसको, या जो भी आपकी नॉलेज है उसको जब तक वो रिपीटेबल मॉडल में ना आ जाए तब तक वो रिस्क पे रहती है। नाउ दैट यू हैव कॉल्ड इट आउट, तो आपने आगे चल के उसका कोई ऐसा रिपीटेबल मॉडल, क्योंकि सुकैम फ्रॉम ज़ीरो टू वेर इट रीच्ड, वन मैन शो प्रिटी मच था, और अब आप ये भी चैलेंज मुझे बता रहे हैं, तो आपने कैसे इसको, हाउ डिड यू मैनेज, बिकॉज यू काइंड ऑफ आइडेंटिफाइड इट ऑल्सो। मेरी कुछ पर्सनल लाइफ अफेक्टेड हुई, उससे मैं कंपनी अफेक्टेड हो गई, तो मुझे लगता है कि मैं कोई बहुत अच्छी मैनेजमेंट खड़ी नहीं कर पाया। ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि मैंने क्या गलतियां करी हैं और मैंने उसको अगली बार मॉडल में कैसे ठीक करना है। तो मैं जब अब नया मॉडल बना रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, तो मैं उसमें काफ़ी अच्छी तरह से मुझे समझ आ गया कि लोगों को कैसे मतलब ढूंढा जाता है, लोगों को कैसा किया जाता है, और मैनेजमेंट को किस तरह से हैंडल किया जाता है, एंड बहुत ज़्यादा लोगों को एट ए टाइम हायर करना और उनकी ट्रेनिंग ना होना, ये सब चीज़ें। जो सबसे बड़ी चैलेंज मुझे जो समझ आ गया, जो वो है, वो सबसे अच्छा है कोई एक मैनेजर ढूंढना। इंडिया का वर्ल्ड वाइड ढूंढना एक मैनेजर, जो एक अच्छा मैनेजर हो, वो किसी भी फील्ड का हो, हमारी फील्ड का हो या किसी और फील्ड, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक मैनेजर ढूंढना इज़ अ वेरी बिग जॉब। तो इफ़ यू गेट अ गुड मैनेजर, so you can train him, you can put him to any industry and he can do well. So I made a lot of mistakes which I realized that next time I'm given the chance and
reduce those mistakes. And I'm further improving. Right. Because मैनेजमेंट पढ़ने से कुछ नहीं आता, मैनेजमेंट करने से आता है. Correct. Management is all about if we are talking of some technology, first we have to talk of people. अभी जैसे मैंने नई कंपनी बनाई तो उसमें मेरा सबसे बड़ा अच्छा कि मैंने बहुत छोटे लोगों से बहुत अच्छे रिजल्ट ले लिए. वहाँ मैं बहुत बड़े बड़े लोगों से लाके रिजल्ट नहीं ले पाया. वन, मेरी नॉलेज बढ़ गई. सेकेंड, आई एम एबल टू मोटिवेट पीपल. थर्ड, आई कैन गाइड देम वेरी थॉरली नाउ. There I was a learner, and I was learning. Now यार ये चीज़ ऐसे होती है, ये चीज़ ऐसे होती है. एक लेवल पर तो मैं हूँ ही, उसके आगे ले जाना मुझे समझ आ गया लोग मोटिवेट कैसे होते हैं. But with a very small investment in this company, we have been able to create a lot of technologies which I could not do it at Sucam. Okay. तो सर ये तो हो गई the good side of Sucam. Then of course there were tough times that you went through after that. So tell me a little bit about that period and what was going with you and how did you cope with it? So मुझे लगता है कि आदमी की प्रोफेशनल लाइफ उसको हैंडल करना बड़े आसान होता है, या शायद मेरी अपने बारे में जम्पशन है कि इट इज़ ईजी टू हैंडल कमर्शियल्स और योर प्रोफेशनल लाइफ. पर्सनल लाइफ थोड़ी हैंडल करनी मुश्किल हो जाती है. सो आई थिंक आई कुड नॉट हैंडल माई पर्सनल लाइफ. व्हेन प्रॉब्लम्स केम आई कुड नॉट हैंडल देम प्रॉपर्ली एंड आई वेंट इनटू लो लेवल एरिया. ठीक है, उसमें भी बहुत लर्निंग हुई. मैंने बैठ के किताबों की तो पढ़ डाली, थोड़ा मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी एंड ऑल दीज थिंग्स. इनिशियली इट वाज वेरी टफ फॉर मी टू हैंडल माई सेल्फ. कि एकदम शिफ्ट मारना कि हमने काम ही छोड़ दिया. तो मतलब मेरे जैसे बंदा एक दिन काम ही छोड़ दिया कि ठीक है नहीं करते यार, अभी तो फिलहाल नहीं करना ही नहीं है. एंड देन आई वेंट टू अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड एंड थोड़ा स्पिरिचुअलिटी एंड ये सब चीज़ें देखी समझी. It's slightly a personal space and you can choose not to answer this question. Whatever happened at the work side, was that primary reason for personal space में जो भी आपको दिक्कतें आ रही थी because of the pressure and stress that you were probably dealing with at work level, it just got kind of spilled over here? ऐसा नहीं, नॉट एट ऑल. क्या होता है कभी कभी आप अपनी ज़िंदगी किसी के साथ जीते हैं तो आपको कुछ पता ही नहीं लगता, वो बस ज़िंदगी निकल जाती है. और कभी ऐसा सिचुएशन आती है जहाँ पे आपको लगता है यार जिसके साथ मैं रह रहा हूँ क्या है, कौन है, कैसा है, या मैं कौन हूँ, क्या है, कैसा है. और जब वो कहीं आप फंस जाते हो तो फिर वो फंस जाते हो. बट इट हैज़ नथिंग टू डू विद माई प्रोफेशनल लाइफ. मैंने देखा मेरी लाइफ में जब भी कोई बहुत बड़ा चैलेंज आया तो भगवान जी ने ना, उस समय मुझे लगा कि यार पहले तो मेरा भगवान जी में विश्वास ही नहीं था. तो भाई मेरे साथ क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है. फिर मैंने देखा जब भी मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा भूचाल आया तो भगवान जी ने मुझे बहुत कुछ दिया, बड़ा हटाया और बड़ा ही दिया, उससे भी बड़ा दिया. तो धीरे धीरे मुझे समझ आया कि यार ये लीला तो जो है हमारी तो है नहीं, हमारा कर्म है, काम करो और आगे बढ़ो. और मुझे लगता है मैं कार्मिक क्षेत्र में खुश रहता हूँ. मतलब मुझे लगता है कि मैं कोई भी कर्म कर रहा हूँ और बड़े सलीके तरीके से करता हूँ, मतलब घुस जाता हूँ. मेरे कोई जो लोग मुझे जानते हैं वो मेरे बारे में ही बोलेंगे पागल है, ये किसी चीज़ में घुस गया ना तो बाल की खाल निकाल के लाएगा. मेरे बारे में मशहूर है, जिन लोगों ने मेरे साथ काम कर रखा है, मेरी फैमिली, कोई भी मुझे जो जानता है, थोड़ा सा भी जानता है, वो कहेगा यार ये बंदा पागल है. मतलब नॉर्मल मुझे कोई कुछ कहता नहीं है जी. और मुझे बुरा नहीं लगता कि मैं हूँ ही ऐसा कि मैं किसी चीज़ में घुस जाऊँगा फिर मेरे को कोई दूसरी चीज़ दिखती नहीं है, मैं फिर उसी में घुसा रहता हूँ जब तक उसमें कुछ अचीवमेंट ना करके आ जाऊँ. So, sir, according to you, Sucam where it reached, and then when things started going south, what really went wrong, according to you, as per your perspective? So, कुछ नहीं है, थोड़े से बैंकों के लोन्स थे, वो हमने थोड़े टाइम से हमने बैंकों से टाइम मांगा. उन्होंने ऑब्वियसली बैंकों ने उस समय कुछ हमारा टाइम ख़राब कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, कंपनी को NCLT में डाल दिया. फिर उसके बाद जो डाउनफॉल आ सकता है इंसान का आ गया. दैट्स इट.